Share screen right now. Yeah, it is now. All right. So, let's just continue जहाँ से हमने पिछले चैप्टर में छोड़ा था. So, in the previous class we talked about chapter 17 जिसमें हमने selection वाले टॉपिक की बात की थी. अब इसमें हमने सबसे पहले शुरू किया था with the fact that evolution जो process है उसका एक दूसरा नाम हमने लिया था as the changes in the allele frequency. इसका मतलब कि अगर from one generation to the next if you compare two organisms of the same species, पहला organism पहली generation का, दूसरा organism किसी दूसरी generation का, and when you compare both organisms, हमें clearly दिखता है कि उनके बीच में phenotypic differences exist करते हैं. एंड क्योंकि phenotypic differences हैं तो वो क्यों हैं? क्योंकि एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आया था और हमने ये एग्जांपल लिया था कि in the earlier generation, let's call this generation A, इन दिस जनरेशन जीनोटाइप के कॉम्बिनेशंस में कैपिटल बी एलील बहुत ज्यादा था. इसलिए कैपिटल बी एलील की हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी 83.3%. हाउ डू यू कैलकुलेट द एलील फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ डिजायर्ड एलील्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो कैपिटल बी की एलील फ्रीक्वेंसी इतनी थी, स्मॉल बी जो रिसेसिव एलील थी उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी. लेकिन अक्रॉस अ जनरेशन क्या प्रोसेस हुआ? एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ. And this caused the allele frequency to change. जब allele frequency change हुई तो didn't the phenotypic variations also change or the phenotypes also change? Yes. It changed. So जब for example in the first generation capital B के alleles बहुत ज्यादा थे, इसका मतलब कि dominant rate ज्यादा express होता था which was the purple color. लेकिन जब एलील फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चेंज हुई, सो लुक एट दिस, पहले स्मॉल बी एलील की फ्रीक्वेंसी 16.7%, बट नाउ इट्स 90%. दिस टेल्स अस कि स्मॉल बी एलील अब ज्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट है, एंड दिस टेल्स अस कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर रेड इन कलर. सो वाज दिस अ शिफ्ट इन द फिनोटाइप, पर्पल से रेड? Yes, there was. यस, तो ये चेंज इन फिनोटाइप को हम कहते हैं चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, जिसका दूसरा नाम म्यूटेशन है. फिर हमने ये भी देखा था कि जो सॉरी एवोल्यूशन है. फिर हमने ये भी देखा था कि जो एवोल्यूशन है इसके कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने थे. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन पूरी तरीके से नहीं कर सकता. नंबर टू, देर इज नो एंड गोल फॉर एवोल्यूशन. एंड गोल कैन बी द एवोल्यूशन प्रोसेस कैन बी पर्पसलेस. किसी फायदे के बगैर इट कैन जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड इसीलिए एवोल्यूशन कैन आल्सो बी रैंडम. इसका मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किसी भी एवोल्यूशन का रिजल्ट क्या आने वाला है, कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, आगे वाली जनरेशन का फिनोटाइप क्या होने वाला है. यू कैन फोरकास्ट इट कि शायद ये हो शायद ये हो, बट यू कैन नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द फ्यूचर फिनोटिपिक वेरिएशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. विच मीन्स कि हम ये नहीं बता सकते कि एवोल्यूशन किस तरीके से होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाथ का जो हैंड है उसके विथ में एवोल्यूशन होता है. अब वी कैन मेक अ स्टेटमेंट कि हाथ का विथ आगे जाके चेंज होगा, बट डू वी नो कि आगे जाके इन द फ्यूचर जनरेशंस इज द हैंड विथ gonna become bigger or it's gonna become smaller? Can we predict that? No. वी कांट, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाने वाली है. इट्स अ वेरी रैंडम, पर्पसलेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो दीज थ्री वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट: रैंडम, पर्पसलेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब उसका कोई एंड गोल भी नहीं होता. अच्छा, फिर हमने एवोल्यूशन किस वजह से होती है वो हमने चार फैक्टर्स उसके देखे थे. दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड देन टू मोर व्हिच वाज जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड म्यूटेशन. नेचुरल सिलेक्शन की हमने बात की थी जहां पे हमने उसके प्रिंसिपल्स देखे थे, एंड देन हमने द फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी व्हिच वाज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. अब बाकी भी जो आगे जाके which we'll do right now, the different types of natural selection, all of these different types differ on what basis? इन सब टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में द प्रिंसिपल्स आर द सेम जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, राइट? ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज द एग्जैक्ट सेम. हर दफा ओवर प्रोडक्शन होगी, हर दफा ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होगी, हर दफा कोई सिलेक्शन प्रेशर होगा, हर दफा एडवांटेजेस एलील्स ही सिर्फ वो होंगी which are passed on to the next generation, and every single time there's gonna be evolution या change in allele frequency. तो फिर व्हाट्स द डिफरेंस?
between the different types of natural selection? The only difference is in the selection pressure. कभी कभार सिलेक्शन प्रेशर कुछ इस तरीके का होता है कि वो किसी तरीके के ऑर्गेनिजम्स को फेवर करेगा एंड कुछ टाइप के ऑर्गेनिजम्स को डिसफेवर करेगा, मीनिंग इट विल एक्ट अगेंस्ट इट। जैसे हमने पिछली क्लास में एग्जांपल देखा था फॉर द येलो एंड द ब्लैक ऑर्गेनिज्म। येलो ऑर्गेनिज्म वर डिसफेवर्ड बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन प्रेशर। व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रेशर? प्रीडेशन, predators, which is the lion and the fox which we were talking about. सो इन द फर्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये तरीके का सिलेक्शन प्रेशर, मतलब इसमें जो सिलेक्शन प्रेशर इन्वॉल्व है, दिस फेवर्स द मीन एंड इट एक्ट्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ओवर प्रोडक्शन हुई थी, उसमें वेरिएशन आई थी ऑफस्प्रिंग में, प्रिंसिपल नंबर 2. अब वेरिएशन कैसे आई कि सारे ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट डिफरेंट हाइट थी. फर्स्ट क्वेश्चन, is this an example of continuous variation or discontinuous variation? Continuous. And why is that? Because like the values are spread over a long range, and like uh the data, it's like not whether there's not much difference between the data, and like there's Hmm. small differences, so like there's a range of phenotypes. बिल्कुल सही. So the main thing which I understood from your explanation was that there is a range of phenotypes, right? Yeah. कि एक बहुत बड़ी रेंज है phenotypes की. There are many small differences or you could say small gaps between the intermediates. Let's say 0.3 to 0.31, 0.331. अब बहुत छोटे छोटे gaps आएंगे between the actual heights of the organisms. And that is correct. Continuous variation होता ही यही है कि बहुत सारे intermediates हो, बहुत बड़ी range हो, quantitative difference हो, and then कोई specific categories ना हो. You could have any possible height value from 0.3 until 1.5. Up in stabilizing selection, the selection pressure favors the mean value and it acts against the extreme values. So let's suppose हमारे केस में let's take something else other than predation as our selection pressure. Let's say एक storm आ जाती है. Let's assume कि ये heights जो हैं these are the height of different plants. और ये सारे प्लांट्स एक डेजर्ट में. अब डेजर्ट में तो बहुत कॉमन है कि स्टॉर्म्स आती हैं. इन दिस एग्जांपल ऑफ आवर्स, लेट्स टेक स्टॉर्म्स एज आवर सिलेक्शन प्रेशर. अब ये जो स्टॉर्म आया था इस डेजर्ट में, इसकी खासियत क्या थी कि ये सिर्फ उन प्लांट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता था विच वर आइदर वेरी स्मॉल और either very tall, so very short or very tall. Does that mean that it is acting against the extremes, the selection pressure? Yes. इट इज. अगर स्टॉर्म नेगेटिवली अफेक्ट करेगा सिर्फ शॉर्ट और टॉल प्लांट्स को, नॉट द प्लांट्स व्हिच हैव एवरेज हाइट्स और मीन हाइट्स, इसका मतलब इट विल कॉज द नंबर और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लांट्स व्हिच हैव एक्सट्रीम हाइट्स, इधर एक्सट्रीमली लो और एक्सट्रीमली हाई, जो भी प्लांट्स होंगे जिनकी एक्सट्रीम हाइट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, व्हिच इज व्हाई आई ड्रू एन एरो राइट है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कम होती जाएगी ऑफ दिस एक्सट्रीम. एंड point number two, if it's acting against the extremes, तो फिर it will act in favor of the average values. इसका मतलब जो जो plants की average heights हैं उनके favor में वो काम करेगा, उनके against काम नहीं करेगा. Which means कि now majority of the values of the phenotype of the height are gonna be towards them. इसीलिए whenever you need to remember this, whenever you draw stabilizing selection graph का result, more values of yours should now be towards them. Does this make sense? Yeah, it does. Alright. अब इसमें एक और पॉइंट है जो हमें याद रखना है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की एक खास बात है कि यहाँ पर जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, दिस एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स मोस्टली कांस्टेंट. एक एग्जांपल को यूज करके हम समझते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में मोस्टली कांस्टेंट क्यों रहती है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम ये करते हैं कि लेट्स टेक अ जीन और फिर दिस जीन कोड्स फॉर स्टेम height. In our example, we are gonna take the
कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस, हम कोडोमिनेंस का प्रोसेस या कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं जस्ट टू मेक द एक्सप्लेनेशन अ बिट इजियर. So जो gene in our example which goes for stemite has two alleles, capital B and small b. If it is homozygous dominant, it's gonna be very, very tall. If it's homozygous recessive, sorry मैंने total लिख दिया tall की जगह, it's gonna be tall. If it's homozygous recessive, it's gonna be short. And if it is co-dominant, मतलब कि heterozygous, it's gonna be average. ये हमने हमारे example ले लिया. अब इस केस में what do you think are the majority of the plants going to have the genotype of heterozygous, homozygous dominant or homozygous recessive? Heterozygotes? हेट्रोजाइगस, बिल्कुल सही. मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो हैं उनका जीनोटाइप कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस होगा, मीनिंग यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी. लेट मी जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट मोर ऑफ इट, पेस्ट मोर ऑफ इट, जस्ट टू शो के बहुत सारे प्लांट्स थे जिनका स्टेम हाइट एवरेज थी, मतलब के हेट्रोजाइगस को डोमिनेंस का कंसेप्ट यूज हो रहा था. अब वर देयर फ्यू प्लांट्स आल्सो जो कि शॉर्ट थे एंड फ्यू प्लांट्स आल्सो जो कि टॉल थे? Yes. इनकी फ्रीक्वेंसी थी, बट ये बहुत कम थी. इसका मतलब वी स्टिल हैव प्लांट्स दैट आर एक्सट्रीमली टॉल और प्लांट्स दैट आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, बट देयर आर रियली रियली फ्यू इफ यू कंपेयर देम टू द नंबर ऑफ प्लांट्स जिनकी एवरेज हाइट थी. अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या था? वर्किंग अगेंस्ट द एक्सट्रीम्स एंड फेवरिंग द मीन. तो ये प्लांट्स विल डाई ऑफ, जबकि ये plants will increase in number, right? If the storm is not killing these plants, it's allowing the plants time to reproduce. तो अब और भी ज्यादा कॉम्बिनेशन आ जाएंगी जीनोटाइप की which are codominant. Did the allele frequency change मेजरली, या बहुत ज्यादा चेंज हुई बिफोर एंड आफ्टर सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई हुआ था? Not much. नॉट मच, राइट, नॉट रियली, क्योंकि सिर्फ चार ही ऑर्गेनिजम्स हमने यहाँ पे कट आउट किए विच डाइड ऑफ. एंड इट मेक सेंस, राइट? जो ऑर्गेनिजम्स की फ्रीक्वेंसी पहले ही बहुत कम थी, हमने उनको सिर्फ जीरो कर दिया. एंड नॉट इवन रियली जीरो, वी जस्ट डिक्रीज्ड इट बाय अ लॉट. डिड वी ट्राई टू डिक्रीज वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज्यादा थे? No. No, because the selection pressure was favoring the mean value. It wasn't acting against the mean value. इसका मतलब कि allele frequency almost constant ही रही. अच्छा, now let's talk about the second type of natural selection. Let me just increase the number of pages यहाँ पे. Okay. अच्छा, now number two, we are gonna be talking about directional selection. So number one was stabilizing selection. Number two is directional selection. Just give me 1 second, yeah? Okay, yeah. अब डायरेक्शनल सिलेक्शन देते हैं, इसमें क्या होता है? डायरेक्शनल सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रेशर कुछ इंटरेस्टिंग काम करेगा. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट द टू एक्सट्रीम्स, इट विल एक्ट अगेंस्ट ओनली वन एक्सट्रीम. तो सिलेक्शन प्रेशर जो होगा वो सिर्फ एक एक्सट्रीम के अगेंस्ट काम करेगा. तो फिर दूसरी एक्सट्रीम का क्या होगा? इट्स गonna फेवर द अदर एक्सट्रीम. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से हम पहले वाले की तरह सेम एग्जांपल यूज करते हैं. व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना कॉपी पेस्ट दिस. तो शुरू में दिस इज द ग्राफ जो हमें मिला इफ वी प्लॉटेड इट फॉर फ्रीक्वेंसी एंड फिनोटाइप ऑफ द प्लांट्स. आई एम जस्ट गोना पेस्ट दिस इन. मतलब स्टार्टिंग कंडीशन यही थी. लेकिन अब सिलेक्शन प्रेशर is now in directional selection. It's only going to act against one extreme. इसका मतलब कि it's gonna either decrease this value or it's gonna decrease this value. It's not gonna decrease both values. तो क्या हम कह सकते हैं the graph is gonna shift towards the side जहां पे जिस एक्सट्रीम को फेवर किया जा रहा था? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर सिलेक्शन प्रेशर हम कहते हैं कि जो ज्यादा वाली एक्सट्रीम है द टॉल प्लांट्स उनके अगेंस्ट काम करेगा और इनको फेवर करेगा. अगर उनके अगेंस्ट काम करेगा, all of these plants are going to die off. So isn't the graph just shifting towards the left? क्योंकि ये plants will also increase in number. Yes. Yes. तो यहाँ पे all you need to remember is just two things. Directional selection का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये होता है कि सिलेक्शन प्रेशर acts against one extreme and favors the other extreme. That's it. So selection pressure short form है SP acts against one extreme and favors the other extreme. यहाँ पे you don't even have to talk about mean या average value के साथ क्या होता है. We just have to talk about कि extremes के साथ क्या होता है. So acts against one and favors the other extreme. अच्छा अब let me ask you this. जब भी हम एक ग्राफ को देखते हैं, for example right here, what sections would you divide this phenotype into? For example, less, medium, high, small, medium, large. How would you divide this phenotype into? I do not understand the question. Like, matlab, the sizes, how I'm going to divide the sizes? Yeah, so for example, let's say you walk into a restaurant, right? And you order some fries. You're not gonna say कि I want 20 fries या 25 fries, right? It's gonna be small, medium या large. उसी तरीके से, how are you going to divide this entire phenotype into? In sections में would you divide them into? Again, the same small, medium, large, I think. Small, medium and large बिल्कुल. Small is our first extreme, medium is our average value, and large is our other extreme. अब हमारे इस केस में डायरेक्शनल सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रेशर एक पूरा का पूरा सेक्शन खत्म कर रहा था. सो इज द एलील फ्रीक्वेंसी चेंजिंग बाय अ लॉट और स्टिल नॉट मच? Could you repeat the question? या सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में, द एलील फ्रीक्वेंसी वाज रिमेनिंग मोस्टली कांस्टेंट. लेकिन यहाँ पे द सिलेक्शन प्रेशर इज कंप्लीटली एलिमिनेटिंग वन आउट ऑफ द थ्री सेक्शंस. तो मतलब लेट्स से इफ 100% ऑफ ऑर्गेनिजम्स पहले 33 33 33 में डिवाइडेड थे, अब ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया बिकॉज द ग्राफ शिफ्टेड टू द लेफ्ट, और ये बढ़ गए. सो इज द एलील फ्रीक्वेंसी गोइंग टू चेंज बाय अ लॉट और स्टिल नॉट मच? A lot. A lot, बिल्कुल सही. क्योंकि यहाँ पे यू कुड थिंक ऑफ द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इन टू वेज, राइट? सबसे पहले तो जो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज थी, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स थे, द एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वो एलील्स तो ऑलरेडी खत्म हो गए, विच इज वाई ये प्लांट्स डाई ऑफ करके, राइट? इफ these plants which have extreme values, if they will not be able to live, they will not be able to reproduce and pass on the alleles which were responsible for ये बहुत बड़ी बड़ी heights, right? And we are not letting them live क्योंकि selection pressure इनके against काम कर रहा है. तो ये सारे alleles are lost. On the other hand, if the selection pressure is favoring this, तो फिर ये वाले alleles भी increase करेंगे in number because these plants are now reproducing. तो एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज दो तरीकों से आता है. ये वाले एलील्स कम होते हैं, ये वाले एलील्स बढ़ते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल चेंज, इट्स गोना बी अ लॉट एंड नॉट जस्ट अ लिटिल बिट, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था. सो यहाँ पे द एलील फ्रीक्वेंसी changes substantially. So substantially का मतलब होता है by a very very good margin. ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, it's a by a very very good. Right. And again, how if you're confused on how to draw the graph, जिस तरफ सिलेक्शन प्रेशर फेवर करेगा ना, उसी तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा. So if the selection pressure is favoring this, the smaller phenotypes, the graph is going to shift towards the smaller phenotypes. Let me write this down too. Whichever extreme the selection pressure favors, the graph is going to shift towards that. Okay, up number three. The third type of natural selection is called disruptive selection. Could you tell me what disruptive selection is? Basically, it's like when the
the selection pressure, it's like against the organism near like the center. So, मतलब जो the ones that fall in the middle range of the normal distribution curve, हम्म. सो उनके अगेंस्ट होता है एंड सिलेक्शन प्रेशर फिर फेवर किसको करेगा? the both extremes. सो इन अ नटशेल कैन वी जस्ट से कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ऑपोजिट है. Mm, uh, yes. Oh yeah. Yeah. क्योंकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी तो इसका ऑपोजिट ही थी कि इट वाज फेवरिंग द मीन एक्टिंग अगेंस्ट द एक्सट्रीम्स. Disruptive selection is favoring the extremes and acting against the mean. So this is the complete opposite of stabilizing selection. That's a really, really easy way to remember that. And another way to remember it is this is the type of selection जो कि disruptive है. नॉर्मली एनवायरनमेंट जो होती है ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि जो ऑर्गेनिजम्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उन्हीं के अगेंस्ट काम करा जाए एंड जिनकी बहुत कम है उनको बढ़ाया जाए. दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज अब नॉर्मल. दिस इज अ डिसरप्शन इन द एनवायरनमेंट की साइकिल. इसलिए ये ऐसी सिलेक्शन है जो कि पूरे एनवायरनमेंट को, नेचर को डिस्टर्ब कर देती है. इसलिए डिसरप्टिव सिलेक्शन इज द वर्ड. So, which is what we were talking about, कि the selection pressure favors the extremes. इसका जो resulting graph बनेगा, that's going to be really interesting. It favors the extremes and acts against the mean. तो यहाँ पे what's going to happen? This peak right here of the normal distribution curve, as you use the word, बिल्कुल सही. This is going to decrease, and then these extreme values are going to increase. So doesn't that mean कि अब हमारे पास a hump, instead of putting this hump in the middle, we're gonna have a hump here and then a decrease and then another hump. Isn't that what we're gonna have? Yeah. Okay, these were your earlier or former extremes जिनको बढ़ाया गया to form this hump, and earlier we had the hump in the middle जिसको कम किया गया to form this decrease. So the resulting graph is going to look something like this. कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा. Okay, now let's understand this. शुरू में let's look at the allele frequency for all of the organisms यहाँ पे. Majority of the organisms या majority of the plants इस case में were the plants जिनकी mean height थी या average height थी. So genotypes की combination responsible for this वो बहुत ज्यादा decrease हो गए because of the selection pressure, right? So let's suppose हम वो same example use करते हैं. Capital V का मतलब होता है tall, capital V small b is codominant, average height, small b is short height. अब सिलेक्शन प्रेशर इसके अगेंस्ट काम करता है और ये तो बहुत सारे थे, which means बहुत सारे genotypes like these are going to die out. Is the allele frequency going to change by just a bit or again by a lot? Remember कि बहुत सारे कोडोमिनेंस के ये जीनोटाइप्स थे and a large amount of them were cut down or died off. तो क्या allele frequency थोड़ा सा ही चेंज हुआ? No, ज्यादा हुआ. No, the other one बहुत ज्यादा चेंज हुआ. The allele frequency changed substantially. So you just need to remember कि सिर्फ stabilizing selection में allele frequency थोड़ी सी change होती है. बाकी दो तरीके के natural selection में it changes by a great deal or a huge amount. So changes substantially. अब let me ask you this. इस तरीके की disruptive natural selection में which phenotypes are the fittest to survive and reproduce? Is it the short, is it the average, or is it the tall? In three options, में से which two are the fittest to survive and reproduce? The extreme ones? The extreme ones. If you're asked कि किस तरीके का phenotype is the fittest to survive and reproduce, just look at कि selection pressure जो है वो किस phenotype को favor कर रहा है. Whichever phenotype it is favoring, that's the phenotype which is fittest to survive. जिस phenotype के against selection pressure काम कर रहा है, that's the one which is not the fittest to survive and reproduce. तो यहाँ पे we have the two extremes
these are हमारे दो distinct phenotypes. It's not the phenotypes जो हम normally देख रहे थे जिनकी बहुत ज़्यादा frequency थी, which was the middle value, the mean value. It's very distinct. Either it's very short or very tall. So these are the fittest to survive, or we could say they are the fittest in the disruptive selection. अच्छा, why am I saying this? ये तो already बहुत clear है, बहुत obvious है. The thing is, you need to remember a certain keyword related to this. Whenever, whenever you find two extremes and not the middle value, which is the fittest to survive, इस तरीके के phenomena या process को हम कहते हैं polymorphism. Have you heard about this word before? No. No, okay. So just make sure that you remember this. Polymorphism होती क्या है? Polymorphism तब होती है whenever you have an environment और उस environment में एक इस तरीके का selection pressure है जो कि two extreme phenotypic variations को favor कर रहा हो. As in, the two extreme phenotypes are the fittest to survive and reproduce compared to the average value. So in other words, disruptive selection के result में हमेशा polymorphism का phenomena दिखेगा. Now, is there any names for the phenomena जो हमें दिखते हैं in stabilizing selection या what was the second one, the directional selection? No, it's just the word you need to remember for disruptive selection. Any confusion? Yeah, it's true. Okay. अच्छा, that's all about natural selection. हमने उसके principles देख लिए, हमने उसकी types देख ली. As a result of that, हमने ये देखा कि allele frequency किस में change होती है ज़्यादा, किस में कम change होती है, and क्या कोई phenomena होता है इसके result में या नहीं. Now let's talk about the second cause or factor leading to evolution, and that is mutation. अच्छा, the way we're gonna study mutation is not just separately कि हम separately natural selection कर रहे हैं, separately mutation. We're gonna do mutation plus natural selection. Because the thing is, mutation on its own वो stand alone factor नहीं बन सकता अगर हमें allele frequency को change करना है. इसका मतलब कि mutation and natural selection have to work together if we need to see any evolution taking place. So if you talk about natural selection, ये बिल्कुल अकेले हो सकती है. It does not need mutation with it. But if you talk about mutation, it needs natural selection in order to show a change in the allele frequency. Does that make sense? Yeah, it does. Okay. अच्छा, again, just like always, हम एक example लेंगे जिससे समझना आसान हो जाएगा. So let's take an example. अब हमारे example में let's say we have an island. And इस island में बहुत सारी flies हैं. So it's an island having flies. अब इन flies का जो genotype है, इनका जो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन है, दिस इज ऑल कैपिटल बी, कैपिटल बी. एंड ये जो फ्लाइज हैं, दे आर नॉट रेजिस्टेंट. मतलब इनके जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन की वजह से हम ये कहते हैं कि ये सारे के सारे जो फ्लाइज हैं, दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिक सब्सटेंस which is found in some foods that they feed on. So whenever we talk about flies, you might have seen, right, कि कुछ rotten fruits होते हैं जिनके ऊपर flies feed on करते हैं, and that's where they get the nutrition from. Yeah. Yeah, तो flies normally feed on fruits. इनको हम fruit flies कहते हैं. इन आर आइलैंड वाला एग्जाम्पल, हमने कुछ फ्रूट्स ऐसे देखे इस आइलैंड में जो कि टॉक्सिक है. दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इनसाइड ऑफ देम. कि इफ समवन और इफ अ फ्लाई ईट्स दैट, लेट्स से एप्पल, और उस एप्पल में टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, दैट प्लांट इज गोइंग टू डाई. एंड फिर हमने ये भी कहा कि ये फ्लाइज जो हैं, दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिक इन सम ऑफ द फ्रूट्स. सो लेट्स से दे ईट दैट फ्रूट जिसमें वो टॉक्सिक था, टॉक्सिक सब्सटेंस था. They are not resistant to that. So as soon as they eat it, they're gonna die. So these flies are not resistant. अगर हम कहते हैं ना कि वो resistant है, so even if they eat the fruit, they're still not gonna die because they have some sort of a resistant gene inside of them. ऐसा कुछ नहीं है. They are not resistant. So to the toxin.
इन सम फ्रूट्स। तो अभी तक हमें बड़ी क्लियर सिचुएशन दिख रही है। A fly eats the fruit which has a toxin, it dies. It does not eat the fruit which has a toxin, it lives. It's a very, very simple situation right now. अब लेट्स से कि एक रैंडम म्यूटेशन हो जाती है इन द फ्लाइज के डीएनए मटेरियल में. There is a random mutation which takes place. एंड व्हाट दिस रैंडम म्यूटेशन डज, इसकी ये म्यूटेशन क्रिएट कर देती है एक टॉक्सिन रेजिस्टेंट एलील. इसका मतलब क्या है कि इस म्यूटेशन के रिजल्ट में हम एक ऐसा एलील प्रोड्यूस करेंगे, जिन जिन फ्लाइज में ये एलील प्रेजेंट होगा वो सारी फ्लाइज विल बी रेजिस्टेंट टू द दैट पर्टिकुलर टॉक्सिक मटेरियल जो कि कुछ फ्रूट्स में मिलता है. सो लेट्स से इफ यू हैव अ फ्लाई which is the mutated wali fly. It eats that fruit जिसमें toxic substance था. Even if it eats that, is it still gonna die? Is it gonna die? It will. It will. So let's say, if, let me just rephrase myself. If you have a mutated wali fly, मतलब उस fly में mutation हुई हुई है, and because of that mutation, you have a toxic resistant allele उस fly में. If that fly feeds on that fruit and toxic उसके अंदर चला गया, is it gonna die? Yeah, it will. So doesn't it have the toxin resistance allele inside of it that's gonna prevent it from Oh, dying? yeah, yeah. Uh-huh, yeah. So it won't die. It won't. जिस तरीके से बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, which is why if you try to ingest or eat some antibiotics, it's still not gonna kill the bacterial infection because bacteria उस particular antibiotic से resistant है. तो इसलिए doctors then prescribe a different antibiotic क्योंकि they understand कि in your body the bacteria living inside your body is resistant to the antibiotic which you are currently having. So then they change the antibiotic ताकि वो वाली एंटीबायोटिक यू कैन स्टार्ट टू ईट विच योर बैक्टीरिया आर नॉट रेजिस्टेंट टू, ताकि इट किल्स द बैक्टीरिया एंटायरली. सो इस रैंडम म्यूटेशन की वजह से इट इंसिडेंटली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन resistant allele. And then, as you said, okay, they're not gonna die. Those flies are not gonna die which have the toxin resistant allele inside of them. अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि हमने कहा था कि म्यूटेशन के साथ साथ हम नेचुरल सिलेक्शन की भी बात करेंगे, सो ऑब्वियसली देयर इज गोना बी ओवर प्रोडक्शन व्हिच इज गोइंग टू हैपन. बहुत सारी फ्लाइज बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगी, इवन मोर देन व्हाट द एनवायरनमेंट कैन हैंडल. हमने देख लिए थे ये क्यों करती हैं ऐसा इन द प्रीवियस क्लास. फिर उसके बाद इन सारी ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन भी होगी, वी टॉक्ड अबाउट दिस. सो वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग. ओके, नाउ let me ask you this, and I want you to understand this and then give me an answer. अब हमारी पोजीशन क्या है, हमारा एग्जाम्पल में हम कहाँ तक पहुंचे कि यू हैव मेनी फ्लाइज एंड यू हैव मेनी फ्रूट्स. कुछ फ्रूट्स में टॉक्सिन है, कुछ फ्रूट्स में टॉक्सिन नहीं है. कुछ फ्लाइज में टॉक्सिन रेजिस्टेंट एलील म्यूटेशन की वजह से है एंड कुछ फ्लाइज में नहीं भी है. व्हाट्स द सिलेक्शन प्रेशर इन दिस केस? The production of the toxin resistant elite. So you're saying that's the selection pressure. So let's say अगर हम वो एग्जांपल लें जो कि कलर का हम एग्जांपल ले रहे थे सिलेक्शन प्रेशर में इन द प्रीवियस टॉपिक कि यू हैव अ येलो ऑर्गेनिज्म एंड अ ब्लैक ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्शन प्रेशर में यू हैड द प्रेडेटर्स. तो क्या हमने वहां पे प्रेडेटर्स को सिलेक्शन प्रेशर कहा था या क्या हमने कलर को सिलेक्शन प्रेशर कहा था? The predators. The predators, right? The color was simply the variation का medium between the two offspring. कलर की वजह से हम कह पा रहे थे कि अच्छा ये दो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं. इट wasn't our selection pressure. उसी तरीके से टॉक्सिन रेजिस्टेंट एलील क्या है? इट्स जस्ट अ वे फॉर अस टू टेल अस कि अच्छा ये फ्लाई इस फ्लाई से अलग है. क्यों? क्योंकि इसमें एलील है वो रेजिस्टेंट वाला और इसमें नहीं है. तो वुड दैट बी आवर सिलेक्शन प्रेशर, or would something else be our selection pressure? Think about it. Could you like repeat the question?
या सो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि यू हैव दिस आइलैंड राइट हियर, यू हैव सम फ्रूट्स व्हिच हैव द टॉक्सिक इनसाइड ऑफ देम, some fruits which do not. So have the toxic, don't have the toxic. You could connect this to the situation जो हमने पहले example में देखी थी. Have toxic, don't have toxic. Yellow organism, black organism. इस तरीके से. Or sorry, this is the fruit, right? We're talking about the flies and the animals. Yeah. So flies may have mutation, and यहाँ पे कुछ flies don't have the mutation. This is what you could relate कि yellow organism, black organism उसी तरीके से have mutation, don't have mutation. उस केस में, उस एग्जाम्पल में सिलेक्शन प्रेशर था प्रेडेटर. व्हाट्स द सिलेक्शन प्रेशर यहाँ पे? व्हाट इज दैट थिंग जिसकी वजह से फ्लाइज आर एबल टू डाई? If इजंट इट? या. so, the flies will die if they don't have the toxin resistant allele. So you're saying the flies will die if they don't have the toxic substance inside of them? Isn't it the other way around कि No, they will die? if they don't have the toxin resistant allele, so like they will be Hmm. affected by the toxin, right? They will be affected by? The toxin if they don't have the toxin resistant allele. बिल्कुल. So doesn't that make the toxin the resistance, the toxin the selection pressure? Yeah. जिस तरीके से हम ये कह रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स येलो होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ब्लैक होते हैं, अब इट इज अप टू द प्रेडेटर जो डिसाइड करेगा कि क्या मुझे ब्लैक ऑर्गेनिज्म को खाना है या क्या मुझे येलो ऑर्गेनिज्म को खाना है. इट्स नॉट लाइक येलो ऑर्गेनिज्म या ब्लैक ऑर्गेनिज्म जो कलर्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं टू डाई ऑफ. इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू द प्रेडेटर, राइट? इट्स जस्ट दैट कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेटर सूटेड है टू सर्वाइव. उसी तरीके से you have a fly which is resistant and a fly which is not resistant to what? To the toxin. टॉक्सिन के हाथ में है कि किस फ्लाई को वो मारेगा एंड किसको नहीं मारेगा. Obviously it's not gonna kill the fly which is resistant because it can't. It will kill the fly which is not resistant. So does that make the toxic substance our selection pressure? Yeah. So यहाँ पे we're gonna write down the toxin. Again, if you still have any confusions, let me know कि how did we figure out कि selection pressure यहाँ पे होगा क्या? Because that's really, really important. The toxin in the fruits acts as our selection pressure. Because again, selection pressure की definition क्या थी? Go back to the definition. Selection pressure की definition थी a condition in the environment जो कि limit करता है population की growth को. Toxic की वजह से कुछ flies मारे जाएंगे, कुछ flies survive कर जाएंगे. So that's limiting the population growth. इसीलिए toxic is our selection pressure. And again, because of the selection pressure, we are influencing. So just writing down the definition, selection pressure key. It's a pressure or it's a condition in the environment which influences the survival and reproduction of a particular type of organism by favoring it or disfavoring it. So let's say if the selection pressure favors the organism, it's gonna positively influence it to survive. If it disfavors it, उसके against काम करेगा तो obviously selection pressure चाहेगा कि that organism is not able to survive. So by favoring the organism or by disfavoring it. So the way you're gonna write down कि इसके result में क्या होता है, so you will write it down like this. Selection pressure favors the resistant, or you could say the toxin resistant flies, and it disfavors, obviously, the opposite, the non toxic resistant flies. I'll just complete this and disfavors the non toxic resistant flies. So could you tell me कौन से organism की ज्यादा reproduction होगी and कौन से organism की कम reproduction and survival होगी?
So like the ones which have the toxin resistant flies, they basically survive more and hence they reproduce more, while the non-toxic resistant flies they die off. बिल्कुल सही. तो let me ask you this. इस केस में what's the advantageous एलील? ऐसा कौन सा एलील था जिसने एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को एक एडवांटेज दिया, एक हेड स्टार्ट दिया, एंड दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक हेड स्टार्ट या एक एडवांटेज नहीं दिया? कौन सा एलील था ऐसा? The toxin resistant elite. बिल्कुल, इट वाज द टॉक्सिन रेजिस्टेंस एलील. और उस एलील ने क्या किया, कुछ फ्लाइज को कहा कि ओके यू गाइस नाउ हैव इम्यूनिटी, आई एम नॉट गोना लेट यू गाइस डाई, एंड यू गाइस बिकॉज आई एम नॉट इन यू गाइस, मतलब उन फ्लाइज में टॉक्सिन रेजिस्टेंट एलील नहीं है, सो यू गाइस आर गोना डाई ऑफ. इट्स द एलील व्हिच इज, इट्स द रेजिस्टेंट एलील जो कि इस केस में एडवांटेजियस है. इट्स द म्यूटेटेड एलील जो कि एडवांटेजियस है. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जस्ट लाइक हमने नेचुरल सिलेक्शन में लिखा था, ओनली द एडवांटेजियस एलील्स आर पास्ड डाउनवर्ड्स. सो कैन वी से कि एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्योंकि अब ज्यादा ज्यादा म्यूटेटेड एलील पास डाउन होगा एंड नॉट द अनम्यूटेटेड वंस. Yes, क्योंकि जो, yeah. राइट, क्योंकि जो म्यूटेटेड नहीं थे वो तो डाई ऑफ कर गए. दे कांट लिव लॉन्ग इनफ इन ऑर्डर टू सप्लाई या कीप पासिंग डाउन देयर एलील्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाए. कौन सरवाइव कर पाए? जिनमें एडवांटेजेस एलील्स था. व्हाट इज द एडवांटेजेस एलील? एज यू जस्ट सेड, इट्स द म्यूटेटेड वाला एलील. सो इट्स पास डाउनवर्ड्स एंड ऑब्वियसली चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी. सो इफ यू थिंक अबाउट इट, इस पूरे एग्जांपल को अगर हम समराइज करें, म्यूटेशन का प्रोसेस कर क्या रहा था? म्यूटेशन का प्रोसेस क्या वेरिएशन क्रिएट नहीं कर रहा था ऑफस्प्रिंग के अंदर? It was. इट वाज. तो ये वाला जो हम पॉइंट लिखते हैं, वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग, दिस पॉइंट वाज कैरिड आउट बाय द म्यूटेशन का प्रोसेस. म्यूटेशन की वजह ही से ही तो हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिनमें रेजिस्टेंट एलील है और जिनमें रेजिस्टेंट एलील नहीं है. सो वी वेरिएशन हमने प्रोड्यूस की ऑफस्प्रिंग के अंदर. So mutation, and this is a very important sentence, produces variation in the offspring. Now let's look at another example. And this is an example which you know about, which you have talked about a lot. You have studied this in AS, in IGCSEs a lot of times. This is antibiotic resistance. अभी अभी हमने इसकी भी बात की थी. Antibiotic resistance in bacteria. अच्छा, let's start with this. कोई भी एंटीबायोटिक हमें, सॉरी, कोई भी बैक्टीरिया हमें पता है कि कैसे रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, क्योंकि उस बैक्टीरिया में जो एलील्स होते हैं, कुछ एलील्स म्यूटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे नाउ द बैक्टीरिया नाउ बिकम्स रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक. ये जो म्यूटेशन का प्रोसेस है, इज दिस अ वेरी केयरफुली थॉट ऑफ प्रोसेस कि बैक्टीरिया को पता है कि क्या होने वाला है, या इज इट जस्ट अ रैंडम It's प्रोसेस? a random process. Random process. That's the first thing. Mutation, just like natural selection, is a random process. हमें नहीं पता mutation क्या होने वाली है. We cannot predict it. अच्छा, अगर mutation हो भी गई, let's say कि कुछ बैक्टीरियाज म्यूटेट हो भी जाते हैं, कुछ, सॉरी, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर कुछ एलील्स म्यूटेट हो भी जाते हैं, लेकिन in our example, if we do not take any antibiotics, तो क्या कोई सिलेक्शन प्रेशर होगा? No. क्योंकि सिलेक्शन प्रेशर क्या चीज थी? कंडीशन इन द इन्वायरमेंट जो कि चूज करेगा which dies, which lives, and which reproduces and survives. What's that thing here? That thing is the antibiotic. If there is no antibiotic, there is no selection pressure. तो फिर how would you describe the chances of survival between resistant and non-resistant bacteria if there are no antibiotic? Is it equal? Does the mutated bacteria have a greater chance? We will.
test them. सो टेस्ट अब अच्छा सो हमारी जो कंडीशन थी उसमें हमने कोई बैक्टीरिया नहीं लिया हुआ था, लेकिन हमने ये कहा कि थोड़ी सी म्यूटेशन हो चुकी है। सो नाउ यू हैव सम म्यूटेटेड बैक्टीरिया एंड सम अनम्यूटेटेड बैक्टीरिया। माय क्वेश्चन इज, क्या उन दोनों के चांसेस ऑफ सर्वाइवल सेम है? No, एंड व्हाई इज दैट? because the only the ones that are resistant to antibiotics, they're gonna survive, and the ones that are not resistant, they don't have resistance, they won't survive. दे वोंट सर्वाइव एंड हु इज गोना किल देम? Could you repeat? जो नॉन म्यूटेटेड बैक्टीरिया है, you said that they're not gonna survive, right? So who's gonna kill them? Who's The gonna destroy them? antibiotics. But didn't we say कि कोई एंटीबायोटिक नहीं है? Oh, then the white blood cells, the B and T cells, I think. नो, तो हम इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम वाइट ब्लड सेल्स में नहीं जाते, हम उस सिस्टम में नहीं जाते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास येलो वाला ऑर्गेनिज्म था, लेट्स गो बैक टू दैट, और ब्लैक वाला ऑर्गेनिज्म था। अभी म्यूटेशन पार्ट को भी स्किप कर देते हैं। येलो वाला ऑर्गेनिज्म है और ब्लैक वाला ऑर्गेनिज्म है। अगर तो कोई लायन पिक्चर में आ गया, अगर तो कोई फॉक्स, कोई प्रेडेटर पिक्चर में आ जाता है, सिचुएशन में आ जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं राइट कि ब्लैक के पास ज्यादा चांस है सर्वाइवल का और येलो के पास कम है, राइट? Yeah. बट इफ देर इज नो प्रेडेटर, डोंट बोथ ऑफ these हैव an equal chance? There is nothing which is killing them. So even if the organism which is black, it had an advantage over the yellow wala organism कब? जब animal was trying to predate them, was trying to kill them. If there is no one trying to kill them, don't both of these have an equal survival chance? Yeah, we do. उसी तरीके से if you have some mutated bacteria and some non mutated bacteria, आई एग्री कि म्यूटेटेड बैक्टीरिया के पास एक अपर हैंड है, और वो अपर हैंड क्या है कि एंटीबायोटिक्स इज नॉट गोइंग टू किल देम एंड एंटीबायोटिक्स आर गोइंग टू किल द बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट म्यूटेटेड। लेकिन वेट अ सेकंड, एंटीबायोटिक्स तो है ही नहीं। तो अगेन, डोंट बोथ ऑफ देम हैव एन इक्वल चांस आल्सो यहाँ पर भी? Yeah, they do. दे डू। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से, और लेट्स अज्यूम, जो हमने अभी अभी एग्जांपल डिस्कस किया, if there are no antibiotics or no antibiotic molecules, and even if a random mutation occurs, तो फिर म्यूटेशन तो हो गई, वेरिएशन तो ऑफस्प्रिंग में क्रिएट हो गई, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था राइट कि म्यूटेशन क्रिएट्स वेरिएशन इन दी ऑफस्प्रिंग। इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन सारी ऑफस्प्रिंग्स के बीच में। वेरिएशन तो प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे हमारे पास म्यूटेंट बैक्टीरिया है, दूसरी जगह पे हमारे पास नॉन म्यूटेंट है। बट इफ देर इज नो सिलेक्शन प्रेशर, तो इक्वल सर्वाइवल चांस है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स थिंक एक बार म्यूटेशन हो गई तो हमेशा म्यूटेशन वाला जो म्यूटेंट बैक्टीरिया है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हैव एन अपर हैंड ऑफ सर्वाइवल। नो, इट्स ओनली एन अपर हैंड जब सिलेक्शन प्रेशर मौजूद होगा। अगर वो मौजूद नहीं है, इट्स द सेम थिंग एज अ नॉन म्यूटेंट बैक्टीरिया। So they are gonna have an equal chance of survival since there is no selection pressure. But then let's talk about this. थोड़ी सी म्यूटेशन तो हो गई थी राइट? इसका मतलब थोड़े से ही सही, लेकिन म्यूटेंट बैक्टीरिया तो बन गए थे, एंड ज्यादातर नॉन म्यूटेंट बैक्टीरिया थे। नोबडी इस केस में इज किलिंग देम, देयर इज नो सिलेक्शन प्रेशर। बट ओवर टाइम क्या होगा? कौन ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे? द वन लेसर इन नंबर और द वन ग्रेटर इन नंबर? The one that are greater in number. ग्रेटर इन नंबर, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे एक म्यूटेंट बैक्टीरिया, एक और म्यूटेंट बैक्टीरिया, बट लेट्स से यहाँ पे 6 नॉन म्यूटेंट बैक्टीरिया थे। फॉर एवरी रिप्रोडक्शन साइकिल दिस इज गोना बी 4, बट यहाँ पे फॉर एवरी रिप्रोडक्शन साइकिल दिस इज गोना बी अ लॉट
more than four which are produced. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and यहाँ पे just 4. So जो ज्यादा organisms होंगे जिनके पास एक head start है, they're gonna reproduce more. So can we say कि eventually the mutant bacteria are gonna be outnumbered? Yeah, they will. And then क्योंकि offspring के बीच में variation है, एक competition create हो गया, they're fighting for resources now. And eventually, which one is going to survive and which one is going to die off? The uh If there is still no antibiotics, it's just they're हम normal both देख सकते हैं. equal chance, I think. So let's say if you have a situation जहाँ 50 non-mutant bacteria है and 4 mutant bacteria है, which one have a greater chance of occupying the maximum resources? The mutant bacteria. So you're saying that 4 people, let's take that in the example of people, right? 4 लोग ज़्यादा resources occupy कर पाएंगे या 50 लोग? 50 people, The right? Because they're 50 greater people. in number. So if they're going to occupy more resources, क्या कोई resources बच जाएंगे उन 4 लोगों के लिए to survive and grow and reproduce? No. No. So the 4 people, or in our case the 4 bacteria, the mutant bacteria, they're gonna die off. यहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर क्या था? रिसोर्सेज का सिलेक्शन प्रेशर था. रिसोर्सेज सेलेक्ट कर रहे थे कि अच्छा द नॉन म्यूटेंट क्योंकि आप लोग ज्यादा हो, वी आर गोना गिव मोस्ट ऑफ आवरसेल्व्स टू यू. ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज नॉन म्यूटेंट के पास चले गए, बहुत कम म्यूटेंट के पास बचे, तो म्यूटेंट डाई ऑफ कर जाएगा, सरवाइव नहीं करेगा. सो ये हम सिंपल कहते हैं कि द म्यूटेंट बैक्टीरिया आर आउट नंबर्ड एंड इवेंचुअली दे डोंट सर्वाइव. डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ with time the non-mutant bacteria outnumber the mutant bacteria. और जब वो उनको outnumber कर लेंगे, leaving very little resources for the small number of mutant bacteria, which means that the mutant bacteria are not able टू सर्वाइव. सी यहाँ पे अभी तक हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया एंटीबायोटिक्स. वी जस्ट वेटेड टू सी कि क्या होता है एज टाइम पासेस, एंड इन द एंड ऑपोजिट चीज हो गई. म्यूटेंट बैक्टीरिया डाई ऑफ कर गए एंड नॉन म्यूटेंट सर्वाइव कर गए. सो एनी कंफ्यूजन अंटिल हियर, एनी डाउट्स? No, it's clear. ओके. अब एक आखिरी चीज देख लेते हैं. लेट्स से कि अब हम एंटीबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. द क्लासिकल एग्जांपल व्हिच वी हैव ऑल लर्नड कि एंटीबायोटिक्स जब होंगे तो क्या होगा. सो कुड यू टेल मी व्हिच phenotype or in which category of bacteria are going to be favored? The mutant or the non-mutant? The mutant ones? The mutant ones क्योंकि they are resistant to that antibiotic. Antibiotic उनको affect ही नहीं कर सकता, उनका cell wall break ही नहीं कर सकता. So those bacteria are not going to die off. नॉन म्यूटेंट के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है. they're gonna be affected, they're gonna die and they're not going to be able to survive. So resistant वाले ज्यादा fitter है, ज्यादा suited है to the selection pressure. Which one is going to outnumber the other? The mutant ones? Okay, and which one is our advantageous allele यहाँ पे? The mutation allele that's mutated? बिल्कुल, the allele that's mutated which made that bacteria resistant to that particular antibiotic, correct? So this advantageous alleles is passed downwards. Is there a change in the allele frequency as time passes? Could you repeat? So is there a change in allele frequency as time passes? Yeah. So can we say that evolution has taken place? Yes. Yes. So that was it.
we just need to understand, always ask yourself these four questions whenever you come across a question for mutation या selection pressure. सबसे पहले तो कौन सा कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को आउट नंबर करेगी, फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रेशर कौन सा अप्लाई हुआ था, एडवांटेजियस एलील्स कौन से हैं, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं, एंड एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होने का दूसरा नाम इज सिंपली एवोल्यूशन डेली. So any confusion, anything? We are done with mutation वाला topic. Yeah, no, it's clear. Right. So could you give us summary of what we did today? Right, okay. So basically, first we discussed about directional selection. It basically happens when there's like when the selection pressure favors one extreme of the population. Mhm. And then we talked about disruptive selection. It's like the type of natural selection where the pressure it favors the extremes and it does not favor like uh the organisms which lie in the middle of the normal distribution curve. And then Yeah. basically we talked about the antibiotic resistance and matlab the mutation as well. So like in the mutation, what happens is that when mutation happens, if the allele is favoring, then the mutated allele it gets passed on. Like for example, if the mutated allele basically helps organism in surviving, then Mm. basically the mutated allele is passed on to the offspring, and then so there's a shift in gene frequency, and so Allele frequency, yeah, yeah. the allele frequency. So basically, this is the type of directional selection, and Yeah. like yeah, so I think that's it. Yeah. And then just the last two topics, mutation and natural selection wale, and then mutation produces a variation in the offspring. Right. So that would be it for today. अगली क्लास में हम एवोल्यूशन करेंगे थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, एंड वो कैसे होती है, जस्ट लाइक हमने देखा था ना कि मैकेनिज्म्स या प्रिंसिपल्स क्या है नेचुरल सिलेक्शन के, उसी तरीके से प्रिंसिपल्स क्या है सेलेक्टिव ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन के. एंड देन देयर इज अ टॉपिक ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड देन दैट वुड बी इट फॉर सिलेक्शन का प्रोसेस. Yeah, okay. Also, sir, by the way, the Ramzan timings, when are we you know like you using those timings like since when? So I'll just inform you one day before when we'll be able to start. Most probably, एक tentative data is going to be by the 18th of February. So no problem. मैं सिर्फ एक दिन पहले बस बता दूंगा the next day which we are gonna start with the Ramadan timings. Oh yeah, okay. All right. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, Allah.